सर, आपने तो अज्ञेय की एक कविता को बिल्कुल अपनी भाषा में इस न्यूज़ चैनलों के ऊपर आज आपको क्या आपका वो शॉर्ट वीडियो मैंने देखा है। मैं चाहता हूँ कि उस कविता को हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार फिर से साझा करें कि ये नौबत आई क्यों है। आपने बहुत शॉर्ट में इसे डिफाइन किया है। कृपया हमारे दर्शकों के लिए एक बार आप जरूर उसमें उसको आप दोहराइए। आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। कौन, मैं? जी नहीं हाँ, आ भैया गया सर। आवाज। जी अज्ञे की कविता है सांप। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहरों में रहना भी नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहां से सीखा डसना, विष कहां से पाया। तो इसको मैंने जो गोदी मीडिया के जो जहरीले एंकर है उनको लेकर इसको इस कविता से प्रेरणा लेके एक छोटी सी कविता बनाई है कि जहरीले एंकरों, तुम जंगल में तो रहे नहीं, सांपों के संग तो पले बड़े नहीं। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहां से सीखा ये जहर उगलना, हर बात पर हिंदू मुसलमान करना, विपक्ष पर विष उछालना, ये विष आखिर कहां से पाया। तो कुल मिलाकर ये छोटी सी कविता है जिसके माध्यम से मुझे लगता है सारी बात कह दी गई है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जुर्माना लगाया गया है और माफी मांगने के लिए एक चैनल विशेष को कहा गया है, अब मेरा जानना इस बात में दिलचस्पी बहुत ज्यादा है कि क्या ये चैनल जुर्माना अदा करेंगे? क्या वो एक चैनल विशेष माफी मांगेगा जो आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में 24 बार के लिए कहा गया है या जो भी कहा गया है? क्योंकि इससे पहले भी नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने भी 1-2 चैनलों पर जुर्माना लगाया था, तो वो चैनल चले गए थे, छोड़कर ही, संस्था ही छोड़कर चले गए थे। एक ने तो अर्नब गोस्वामी ने तो अलग से अपना एक पैरेलल संगठन खड़ा कर दिया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि रेगुलेटरी बॉडी बनी है, सब कुछ बना है, क्या उनका पालन किया जाएगा उनकी तरफ से या नहीं? अमन चोपड़ा पर 5 आप कह रहे हैं 5 आरोप हैं, 5 बार उन्होंने कार्यक्रमों को उन पर आपत्ति उठाई गई है और उस कार्यक्रम का नाम है देश नहीं झुकने देंगे। हाँ, देश नहीं झुकने देंगे, जो भी है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अमन चोपड़ा की तो बल्ले-बल्ले हो गई, 5 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ना लग जाए कि साहब आपका देखिए कितना नाम आपने रोशन कर दिया। सबसे बड़ी बात है, जैसे अमन चोपड़ा की बात करें, अमन चोपड़ा हमारे साथ एबीपी न्यूज़ में थे। बड़ा सीधा सज्जन आदमी था, जैसा अमन है ना नाम, वैसा ही था। मैंने कभी ये सब सांप्रदायिकता, ये सब मैंने उसके मुँह से कभी बोलते हुए देखा ही नहीं था एबीपी न्यूज़ में। लेकिन दूसरे चैनल में गया, वहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन था, वहाँ शायद मजबूरी रही होगी कि आपको सिर्फ इसीलिए लिया गया है, क्योंकि जिस एक चैनल में गया, उस चैनल की एक एंकर, जिसको बहुत सारे लोग जहरीली एंकर कह देते हैं, वो उसका हमारे यहाँ आना, एबीपी न्यूज़ में आना हो गया। और ये सज्जन वहाँ चले गए और वो प्रोग्राम सँभालने लगे, तो वो न्यूज़ का शो मिल गया, टॉक शो। तो इनको लगा कि अब मैं हिट ऐसे ही हो सकता हूँ या अपनी भूमिका को जस्टिफाई इसीलिए रूप में कर सकता हूँ, अगर मैं भी उन चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू करूँगा। ऐसा संभव है, हो सकता है। अब हमारे चैनल में क्यों, एबीपी न्यूज़ में उस समय क्यों कोई ज़हर नहीं उगलता था? क्योंकि शाजी जमा एडिटर थे, उसके बाद मिलिंद खांडेकर एडिटर रहे। तो चेक एंड बैलेंस था, कहा गया था कि ये नहीं बोलना है, इस तरह की बातें नहीं करनी है, तटस्थ रहना है और दोनों पक्षों की बातें करनी है, दोनों पक्षों को मौका देना है, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। तो मेरे कहने का मतलब है एंकर ज़हरीले नहीं होते, वो तो होते ही हैं। ज़हरीला संपादक होता है, ज़हरीला मालिक होता है, ज़हरीला सीईओ होता है और ज़हरीला वो सिस्टम होता है जो उनको फीड करता है। ज़हरीला शायद मनी होता है, जैसे ध्यान हो ना जयपुर के अंदर कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, तो सोनिया गांधी ने कहा था और फिर राहुल गांधी ने भी कहा था सत्ता ज़हर है। तो वही ज़हर वाली बात यहाँ है कि कॉमर्शियल एंगल है, जो दिखता है वो बिकता है या जो बिकता है वो दिखता है। इसको लेकर बहुत पुरानी बहस चल रही है। और एक आगे जाकर मैं और खुलासा करूँगा, सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म करता हूँ। अच्छे प्रोग्राम कोई चैनल बनाता है, उसको भाई साहब लोग नहीं देखते। मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, मैंने सीरियस इश्यू पर जब भी कोई बनाया वीडियो, बहुत कम लोग देखने आए।
ऊट पटांग की राजनीति पर ऊट पटांग की बातें और ऊट पटांग के विश्लेषण मैंने कर दिए, तो बहुत सारे लोग आगे, गाली गलौज करने वाले आगे, देखने वाले भी आगे, समर्थन करने वाले भी आगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। एबीपी न्यूज में जब हम स्टार न्यूज होता था, स्टार न्यूज में हमने जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ एक खास श्रृंखला शुरू की थी। बहुत मेहनत से तैयार की गई वो श्रृंखला थी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, बहुत मेहनत से। और संडे को हमने लॉन्च किया, अचानक लॉन्च किया। आज तक नंबर 1 चैनल हुआ करता था, आज तक को कुछ समझ में नहीं आया। अगले हफ्ते हमने दूसरा पार्ट लॉन्च किया, तो राखी सावंत का एक पुराना इंटरव्यू चला दिया आज तक ने, और हमारा प्रोग्राम पिट गया। राखी सावंत का वो इंटरव्यू जिसमें क्लीवेज दिख रहा था, खुल के कह रहा हूं मैं, वो दिखा दिया। क्यों देख लिया साहब लोगों ने, क्यों यहां नहीं देखा? तो ये भी बड़े मुद्दे हैं साहब। सिर्फ एक पक्ष को, मैंने तो 35 साल का मेरा जर्नलिज्म का एग्जाम्पल, वो पूरा इतिहास है एक तरह से। 15 साल, 12-13 साल मैंने आज तक में गुजारे हैं, 15 साल मैंने एबीपी न्यूज में गुजारे, 28 साल, 3 साल मैंने दूरदर्शन में, जयपुर दूरदर्शन में गुजारे, 31 साल तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजारा है। उसका निचोड़ मैं चंद कुछ मिनटों में आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश की है। आगे और बात करेंगे तो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कि छत्तीसगढ़ में वो पल्प से आय दोगुनी करने वाली जो रिपोर्ट थी, मास्टर स्ट्रोक के नाम से प्रसून जी का प्रोग्राम आता था। आपने खांडेकर जी का जिक्र किया, इसलिए मुझे वो याद आया आपको। उसके अगले दिन उनको ऑफ एयर कर दिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी और खांडेकर साहब दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये सीरियस जर्नलिज्म जो होती थी, जो जनता के ज्वलंत मुद्दे होते थे, प्रो पीपल पत्रकारिता होती थी, उस पत्रकारिता की जगह ये कम्युनल, ये रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन का स्पेस तैयार करने में जो कथित तौर पर सत्ता की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, तो इस सत्ता की बड़ी भूमिका के ऊपर लगाम की आपको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको नजर आती है जो भविष्य में बनती हुई दिखाई दे, कि सत्ता और मीडिया के उस कॉकटेल को बनने से रोक सके? देखिए, रेगुलेटरी बॉडी तो अभी भी है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी को जो उस बॉडी के अंग हैं वही तरजीह नहीं देते, वही मानते नहीं है, वही उसको नकार देते हैं। तो इसमें रेगुलेटरी बॉडी क्या कर लेगी? पहली बात यह है। दूसरा, ये सब बड़ा सुविधा के अनुसार हो रहा है। आप देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम को, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, 1995 से मैं सक्रिय रूप से टेलीविजन से जुड़ा रहा। जब आपने मेट्रो चैनल की बात की थी, दूरदर्शन आता था, तब भी दूरदर्शन पर हमारा प्रोग्राम आता था आज तक 20 मिनट का, तो वहां सरकारी बाबुओं से स्क्रिप्ट चेक करानी पड़ती थी, और तब भी टोका टोकी होती थी। मुझे आज तक ध्यान है कि उस समय वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था शायद, तो हमारे यहाँ आज तक में एक कुछ उलटफेर हुआ, कोई कमजोर टीम मैच जीत गई थी, तो हमने जो लिखा कि उलटफेर हुआ, तो दूरदर्शन ने कह दिया नहीं साहब, उलटफेर नहीं जाएगा। तो प्रणव राय का न्यूज टुनाइट आता था, उसमें अपसेट था, अपसेट चला गया, लेकिन उलटफेर नहीं जाएगा। मैं राजस्थान में हुआ करता था, तो घनश्याम तिवारी जो इस समय राज्यसभा के बीजेपी के सदस्य हैं, उन्होंने उस समय भैरव सिंह शेखावत की आलोचना की थी, उन्हीं की सरकार में थे वो मंत्री। तो हमने लिखा कि साहब घनश्याम तिवारी की बगावत, दूरदर्शन ने रोक लिया, साहब ये बगावत शब्द नहीं जाएगा। एसपी सिंह खुद गए वहां पर, अगले दिन खुद गए और 2 घंटे बैठकर समझा के आए साहब बगावत क्यों नहीं जाना चाहिए, और उस शब्द को अप्रूव करा के आए। तो ऐसा नहीं है कि उस दौर में ये सब नहीं होता था, मनमोहन सिंह के टाइम भी होता था। मनमोहन सिंह के टाइम बस इतना होता था कि चैनलों से ये कहा जाता था कि सोनिया जी को बख्श दो, राहुल जी को बख्श दो, प्रियंका जी को बख्श दो, मनमोहन सिंह थोड़ा बहुत बख्श दो, बाकी जिसके खिलाफ जो चलाना है चलाओ। अब यहाँ ये है दिक्कत, प्रधानमंत्री को भी बख्श दो, मंत्रियों को भी बख्श दो, केंद्रीय मंत्रियों को भी बख्श दो, राज्य मंत्रियों को भी बख्श दो, संतरियों को भी बख्श दो, प्रवक्ताओं को भी बख्श दो, हर किसी को, कार्यकर्ता को भी बख्श दो, सबको बख्श दो, और ना केवल बख्श दो, हमारे हिसाब से चलो। संघ को ही बख्श दो। कांग्रेस के प्रवक्ता नाराज हो जाते थे, लेकिन वो आना बंद नहीं करते थे। अब तो ये है कि हम नाराज हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं दिया और हम नहीं आएंगे, और हमारा कोई नहीं आएगा। फिर चैनल वालों ने हमारे यहाँ, जैसे एबीपी न्यूज में बंद किया बीजेपी के प्रवक्ताओं ने आना, तो हम लोगों ने समर्थक के रूप में बुलाना शुरू किया। जैसे मसलन संगीत रागी, उनको
शुरू किया, तो एक दिन उनका फोन आया कि भाई साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, वो बीजेपी वाले मना कर रहे हैं, आप भी इस रूप में भी आप मत जाएं, नहीं जाएंगे। विजय सर, जो जिक्र आपने किया है, मैं माफी चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो जिक्र आपने जिस दौर का किया है 95 और 96 के दौर का, जिस दौर में DD2 जिसे DD मेट्रो आप कहते हैं, उस पर आज तक आता था और इस तरह शब्दों पर आपत्ति होती थी, फिर लोग मान जाते थे। लेकिन उसी दौर में तो आज तक ने, मुझे अभी भी याद है, लखू भाई पाठक चीटिंग केस जो सीधे सीधे नरसिम्हा राव के खिलाफ जाता था, जैन हवाला कांड जो भाजपा से लेकर जनता दल और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं तक जाता था, सबने चलाया, आज तक ने भी खूब चलाया, उस पर तो कोई कैंची नहीं लगी थी। हाँ, नहीं लगी थी, बहुत सारी चीजों में नहीं लगी थी। आप वो सब छोड़िए, जब गणेश जी ने दूध पिया था कथित तौर पर, तब आज तक ने क्या किया था? मोची की जहां पर वो जूता रखता है उसको दूध पिलाया था ना, उससे बड़ी चीज क्या होगी? उससे बड़ा तो वीडियो, उससे बड़ा विजुअल तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी और तमाम इनके लोगों के प्रोपेगेंडा का काउंटर करने के लिए, लेकिन ये सब हुआ ही था। अब मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि सब अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। चैनलों की माली हालत ठीक नहीं है, चैनलों का स्पीयर बढ़ नहीं रहा है, देखने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही। विज्ञापन जो इतना लेते थे वो 10 सेकंड का, बहुत सालों से उसमें नाम मात्र का इजाफा हुआ है। विदेशों में क्या होता है? विदेशों में चैनल विज्ञापन पर नहीं निर्भर रहते, वो सब्सक्रिप्शन पर निर्भर रहते हैं। सब्सक्रिप्शन इतना मिलता है। ब्रिटेन के अंदर जैसे BBC की जो ब्रिटिश वाली एजेंसी, वो न्यूज का उनका चैनल है, उसमें शायद 100 पाउंड या 125 पाउंड हर लाइसेंस फीस देनी पड़ती है हर आदमी को, तो उससे उसका खर्चा चलता है। हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन है नहीं, फ्री टू एयर है, या ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है तो 2 रुपए महीना, 5 रुपए महीना, इस रूप में है। तो सब कुछ विज्ञापनों पर है, और सरकार क्या करती है? अपने समर्थकों के विज्ञापन रुकवा देती है। एक वक्त था, मुझे नहीं मालूम, एक वक्त था कि बाबा रामदेव कि पता नहीं कितने चैनलों की रोजी रोटी चला रहे थे, और जैसे ही चैनल कथित तौर पे थोड़ी सी बदमाशी करता था तो ऊपर से बाबा रामदेव को हुक्म आता था कि भाई इनका विज्ञापन रोक दो, तो वो अल्टीमेटम जारी कर देते थे कि हमारे विज्ञापन 3 महीने बाद हम बंद कर देंगे। फिर दूसरों को नंबर आता था। आप जो कह रहे हैं जी, बाबा रामदेव वाले मामले में पुण्य प्रसून वाजपेयी तो वहां भी शिकार हुए हैं। हाँ, वो तो आज तक की बात है। तो ये कहानियां हैं। तो आप इसकी, और मालिकों को लगता है कि चलने दो यार, अपना क्या जाता है, जैसा ये लोग कह रहे हैं सत्ता पक्ष वाले, उसके हिसाब से चलाते रहो। ना ED का छापा पड़ेगा, ना इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, ना CBI दरवाजे पर आएगी, सब धंधे कर ही रहे हैं। सब टीवी चैनल वाले जो अलग अलग जो क्रॉस जो जिसको कहते हैं कि बिजनेस है उनका, सबका है ही करीब करीब सबका। नहीं तो आप देखिए आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप, ABP ग्रुप, उनका आप टेलीग्राफ अखबार देखिए, और उन्हीं का ABP न्यूज चैनल देखिए, कितना फर्क है। दोनों की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक बुनियादी सवाल और इससे उठता है विजय सर, कि आप लोगों ने वो दौर भी देखा जब अखबारों की जगह और रेडियो की जगह, खासकर अखबार तो बने रहे, रेडियो की जगह टेलीविजन ने ले ली। वो 90 के दशक का सेकंड हाफ था, जब रेडियो को काफी हद तक इररिलेवेंट बनाता जा रहा था टेलीविजन, और बना भी दिया। इसके बाद अब एक दौर आया 2016-17 से, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स, हालांकि उस पर तो निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के MP हैं, उसको भी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं कि उस पर भी कंट्रोल किया जाए। अब आपको क्या नहीं लगता, क्योंकि हमारे आपके सबके घर में टेलीविजन है, न्यूज देखने के लिए कोई टीवी नहीं खोलता है, मैं देखता हूं आमतौर पर लोगों को, आपको क्या ये नहीं लगता है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ही मेन स्ट्रीम मीडिया है, सारे बड़े नाम यहीं पे हैं? हाँ, काफी हद तक आप सही कह रहे हैं, और चीजें उस तरफ ज्यादा बढ़ रही हैं। जो युवा पीढ़ी है खासतौर से, वो एक तो न्यूज देखती नहीं है, और अगर न्यूज देखती है तो वो मोबाइल पर ही देखती है, और डिजिटल का ही जमाना है, और उसी में सारे चैनलों ने भी अपनी पूरी शक्ति वहां पर डाल रखी है। आप जो कह रहे थे 95 में रेडियो को चैनलों ने खत्म कर दिया था, चैनलों के रेडियो के साथ साथ, रेडियो तो पूरा खत्म ही नहीं हुआ, ग्रामीण इलाकों में उसकी जो पैठ थी वो आज भी है। फिर वो FM आ गया, FM ने रेडियो को संभाल लिया लेकिन टेलीविजन चैनलों ने, जैसे हमारे यहाँ SP सिंह क्या करते थे जब हम आज तक में थे 20 मिनट वाले में, कि अखबारों के पहला पेज चुरा लेना है, अखबारों का पहले पेज की हेडलाइन चुरा लेनी है। रात को 10 बजे आज तक में पहले पेज की हेडलाइन आनी चाहिए, और अखबारों, और वाकई में वो सब हो रहा था।
तो इतना जी चेंज आया था। अब मुझे नहीं पता कि टेलीविजन चैनलों को लोग इतनी तरजीह देते क्यों हैं। जी। और आपके हाथ में रिमोट है, मत देखिए, देखना बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जब एबीपी न्यूज में था तब भी मैं इस कदर मेरा मोहभंग और तमाम चीजें हो चुकी थी, मैंने 2 साल तक कोई चैनल नहीं देखा। चैनल पे नौकरी करता था, चैनल पैसा दे रहा था मेरा घर चलाने का, लेकिन मैं चैनल देखता ही नहीं था और मुझे कतई महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। कुछ भी जी। मैंने मिस नहीं किया। हालत ये है क्योंकि ये दिखाते तो क्या है, लेजी जर्नलिज्म है। जी। लेजी जर्नलिज्म के अलावा कुछ है नहीं, नई प्रोग्रामिंग है नहीं। हमारे यहाँ जब शादी जमा होते थे, हमने प्रधानमंत्री एक सीरीज बनाई थी, इतनी जी, गंभीर सीरीज थी, शेखर जो कपूर वाली। आज भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इतने इनोवेटिव प्रोग्राम किए थे। सर उस दौर डब्ल्यू में हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे और यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच वो काफी पॉपुलर शो था। मॉडर्न उसके इंडिया के सबसे, हिस्ट्री 45 के आपको बाद बताऊं, की सबके काफी लोग पढ़ ले रहे थे। सबसे कंट्रोवर्शियल 5-6 विषय मैंने लिखे थे। जी। मैंने उनके एपिसोड लिखे थे। पंजाब प्रॉब्लम मैंने लिखा, गुजरात दंगा, फिर उसके बाद वो अयोध्या वाला 2 पार्ट में, ये सब मैंने लिखा था। और मुझे मालूम है मैं कैसे लिखता था। कम से कम 15-20 किताबें होती थी, दिन भर पढ़ता था। कम से कम मुझे 15 दिन लगते थे एक एपिसोड लिखने में, और उसके जी। बाद भी उसमें काट छांट होती थी। कभी संपादक कहते नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका सबूत लाओ, इसका सबूत लाओ, इसका सबूत लाओ, ये लाइन कैसे लिख दी, ये लाइन कैसे लिख दी, इसके बारे में बताओ, कोट करो किसका है। जी। इतनी स्क्रूटनी होती थी। आज किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को फुर्सत ही नहीं है, जो मन में आए चल रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष यही चाहता है। कठपुतली बने हुए हैं। मुझे तो कुछ दिन पहले लोगों ने कहा कि प्रवक्ता तक तय करने लगी है सत्तारूढ़ पार्टी की, किस मतलब ये प्रवक्ता नहीं, गेस्ट किसी चैनल में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये भी सत्तारूढ़ पार्टी तय करने लगी है। एक बड़ा रिलेवेंट मुद्दा है कि पत्रकारिता का मूल धर्म गायब हो गया है, रिपोर्टिंग। आप देखिए, आप राजस्थान से आते हैं, रूप कंवर सतीकांड की रिपोर्टिंग ने पूरे देश में, दुनिया में तहलका मचा दिया था। कालाहांडी से जो रिपोर्टिंग होती थी, जो ज्वलंत मुद्दों पर जो रिपोर्टिंग होती है, वो रिपोर्टिंग पत्रकारिता से गायब हो गई है और जहरीले कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या आपको लगता है पत्रकारिता अपना असर छोड़ती जा रही है? रिपोर्टिंग की अहमियत को पूरी तरह से खत्म कर देना, फिर उसके बाद पत्रकारिता जिंदा कैसे है टेलीविजन चैनलों में खास? रिपोर्टिंग नहीं, आप बात कहने की कोशिश करें ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप सही कह रहे हैं कि करीब करीब खत्म होती जा रही है। और इसकी वजह भी ये है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में पैसा खर्च होता है। रिपोर्टर जाता है, आता है, खर्चा होता है आने जाने का तमाम, और चैनलों के पास आज की तारीख में उन्हें लगता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग से टीआरपी उतनी नहीं आएगी, या जितनी टीआरपी 4 प्रवक्ता बुला लो अलग अलग पार्टियों के, एक एंकर बैठा दो जिसमें धेला नहीं लगना, एक चवन्नी नहीं खर्च होनी, तो क्या उसमें बात आप कह टीआरपी रहे भी हैं? आ जाएगी और पैसा भी क्या खर्च बात नहीं कर होगा। रहे हैं? है आप देखिए, झारखंड कोई टीवी चैनलों पे रिपोर्ट नहीं थी, सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग हुई। झारखंड की एक लड़की भात भात कहते हुए मर गई, पिछले साल की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिपोर्ट जहां जॉन भी ग्रीस चली जॉन ग्रीस ने भी यह मामला बहुत जी, पुख्ता तौर पे उठाया था। तो मैं रिपोर्टिंग के लिए आपको अभी भी स्पेस है। हाँ, मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि चैनलों की सोच क्या है। चैनलों को लगता है कि इतना फिर सरकार नाराज हो जाएगी, फिर फलाना ढिमका हो जाएगा, तो क्यों इस चक्कर में पड़े, इससे अच्छा प्रवक्ता बुला लो, कोई एक बहस कर लो, महाबहस, सबसे बड़ी बहस, गरम बहस, सबसे गरम बहस, गर्मा गर्म बहस, तो ऐसे तो नाम होते हैं। तो उसमें एक एंकर हो जाएगा, वो बहस कर लेगा, 1 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, 2.5 घंटा कर लो, जब तक आपको सूट कर रहा है, तो वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग वाकई में टेलीविजन की खत्म होती जा रही है। हमारा दौर था कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत किया करते थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे संपादक भी बहुत हमें उत्साह हमारा पैदा किया करते थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब ये सब गूगल शूगल ये सब कुछ नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जैसलमेर के एक देवड़ा गांव में एक आजादी के बाद पहली बार कोई बारात आएगी भाटी राजपूतों के यहाँ, क्योंकि वहां परंपरा रही है कि बेटियों को जन्म देते ही मार दिया जाता है। तो छोटी सी खबर थी, मैं बहुत कोशिश करता रहा कहीं से कि मैं
कवर करने की स्थिति में हूं या नहीं हूं। राहुल देव जी हमारे संपादक थे, मैंने उनको शाम को फोन किया कि सर जाना चाहता हूं लेकिन पता नहीं स्टोरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो घुसने देंगे नहीं घुसने देंगे। तो उन्होंने कहा कि कितना % आपका चांस है कर पाओगे? मैंने कहा 10% चांस है। तो राहुल देव जी ने कहा चाहे 5% हो यार, चले जाओ। तो मैं गया और वो स्टोरी हुई, वहां जाके पता लगा 110 साल बाद पहली बार बारात आई थी। इतनी बड़ी स्टोरी निकली वो। लेकिन एडिटर ने भी मौका दिया, हमने भी मेहनत की, लेकिन आजकल एडिटरों को भी इसमें इस पत्रकारिता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले कहते हैं ना वो पीठ पत्रकारिता होती थी, येलो जर्नलिज्म, अब प्रीत पत्रकारिता हो रही है, प्यार वाली पत्रकारिता हो रही है कि तुम हमारी पीठ थपथपाते रहो, हम तुम्हारी पीठ थपथपाते रहे। और इसमें कोई अखबार वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है। और इवन डिजिटल मीडिया में भी एक वर्ग ऐसा आ गया है, ये बीमारी टेलीविजन चैनलों में थोड़ा देर से आई, अखबारों में और देर से आई, या पेड न्यूज के रूप में अखबारों में आई। लेकिन डिजिटल मीडिया में जितनी तेजी से डिजिटल मीडिया आ रहा है, उतनी तेजी से ये बीमारी हमारे डिजिटल मीडिया में भी आ गई है। आपको यहां भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे, इस तरह की पत्रकारिता करते हुए, जिसमें कोई रेगुलेशन भी नहीं है।